हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना दोस्त शुभम मिश्रा सरकारी गाइड के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनी एसएससी सीजीएल की जॉब प्रोफाइल सीरीज में दोस्तों आज हम आपके लिए बात करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एएफएचक्यू। दोस्तों एएसओ एएफएचक्यू की पोस्ट के बारे में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे दिमाग में कई सवाल थे, जैसे कि एएसओ एएफएचक्यू के पास भी यूनिफॉर्म होती है जैसे कि आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स के पास होती है, या फिर एएसओ एएफएचक्यू को भी क्या वो सभी सुविधाएं मिलती हैं जो एक आर्मी के ऑफिसर को उपलब्ध होती है। या फिर एक और सवाल जैसे कि क्या एएसओ एएफएचक्यू की पोस्टिंग बॉर्डर पे भी होती है, ऐसे ही कई अहम सवाल। और दूसरा कि एएसओ एएफएचक्यू एक सिविलियन पोस्ट है या एक मिलिट्री पोस्ट है, ऐसे ही कई अहम सवाल जो कभी मेरे दिमाग में आए थे। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। एएसओ एएफएचक्यू को हम टोटल 3 वीडियोस में कवर करेंगे दोस्तों। पहली वीडियो यानी कि इसमें मैं आपको बताऊंगा एएसओ एएफएचक्यू की जॉब प्रोफाइल, उसकी ट्रेनिंग और उसकी ट्रांसफर की जानकारी। इसकी अगली वीडियो नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा एएसओ एएफएचक्यू की टोटल सैलरी, उसको मिलने वाले पर्क्स, उसके प्रमोशंस और उसकी हायरार्की की जानकारी। एंड द लास्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा एएसओ एएफएचक्यू की प्रोस कॉन्स, जॉब सेटिस्फेक्शन की रेटिंग और कितने मार्क्स और कितनी रैंक पर ये पोस्ट मिलती है। तो चलिए लेट्स बिगिन। बेसिक इन्फॉर्मेशन, एएसओ एएफएचक्यू आता है आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर्स के अंडर में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करती है। पे लेवल पोस्टिंग की बात करें तो एएसओ एएफएचक्यू पे लेवल 7 की पोस्ट है, ग्रुप बी में आती है और ग्रेड पे 4600 है। क्या डिफरेंस है इन तीनों टर्म्स में, पे लेवल, ग्रुप एंड ग्रेड पे में, इसको डिटेल में हम समझेंगे इसी सीरीज़ की अगली वीडियो, जिसमें मैं आपको एएसओ एएफएचक्यू की सैलरी, प्रमोशंस के बारे में बताऊँगा। पोस्टिंग लोकेशन न्यू दिल्ली है। नई दिल्ली में भी जो आर्म फोर्सेस के बिल्डिंग्स हैं लाइक सेना भवन, वायु भवन, डीआरडीओ भवन, इसमें किसी में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आर्म फोर्सेस के जितने भी ऑफिस हैं वो सारे नए बन रहे हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये सेना भवन और वायु भवन की नई बिल्डिंग है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसएससी सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन है। ग्रेजुएशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। 30 ईयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एएसओ एएफएचक्यू। वैकेंसीज इन 2017 सीजीएल में टोटल वैकेंसी 8718 थी, उसमें एएसओ एएफएचक्यू की 150 वैकेंसीज थी। तो दोस्तों ये थी एएसओ एएफएचक्यू की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे उन सभी सवालों की जो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे पूछे थे कि क्या डिफरेंस है एक आर्मी ऑफिसर में और एक एएसओ एएफएचक्यू को मिलने वाली सारी पर्क्स में, उसकी ड्यूटीज में, उसकी यूनिफॉर्म में, ये सभी जानकारी हम आगे देखेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। अब बात करेंगे एएसओ एएफएचक्यू की जॉब प्रोफाइल की। सबसे पहले समझेंगे दोस्तों एक आर्म फोर्सेस में एक सिविलियन विंग की जरूरत क्यों पड़ी। एएसओ एएफएचक्यू आता है एएफएचक्यूसीएस, जिसको हम बोलते हैं आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज। ये ग्रुप बी की सेंट्रल सिविल सर्विस है, जिसका मेन एम होता है बॉर्डर पे हमारी जो आर्म फोर्सेस लगी हुई हैं उनको सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना। कैसी सपोर्ट सर्विसेज, लाइक क्लरिकल सर्विसेज, बजटिंग सर्विसेज, सेक्रेटेरियल सर्विसेज, इस तरीके की जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो एएफएचक्यूसीएस का काम होता है प्रोवाइड कराना। एम ये है कि आर्म फोर्सेस अपना सारा ध्यान बॉर्डर पे केंद्रित कर सकें, उनको जितनी भी क्लरिकल जॉब्स या इस तरीके की जॉब्स होती हैं उसमें अपना ध्यान न लगाना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट ने एक सिविल विंग बनाई है एएफएचक्यूसीएस। एएसओ एएफएचक्यू इसी के अंडर में काम करता है। अगर हम डिवीजन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 4 डिवीजन हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डीआरडीओ। एएसओ एएफएचक्यू इनमें से किसी भी एक डिवीजन में पोस्टेड हो सकता है। इसके अंदर नीचे जो वेरियस क्लासिफिकेशंस आते हैं इन सभी डिवीजन्स में, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन होता है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट होता है, बजटिंग होती है, पॉलिसी, डेलीगेट्स मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, आरटीआईज, कंप्लेंट, हॉस्पिटैलिटी क्लेम्स, मतलब ऑल काइंड ऑफ जॉब्स जो आप देख रहे हैं सपोर्ट सर्विसेज की, ये सारी एएफएचक्यू जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है इसमें वो इंश्योर करता है। नाउ लेट डिस्कस द वर्क ऑफ एएसओ एएफएचक्यू इन डिटेल। दोस्तों एएसओ एएफएचक्यू की पोस्टिंग होती है सेना भवन, वायु भवन या डीआरडीओ भवन, जैसा मैंने आपको बताया, और इन तीनों ही सेक्शंस में इसकी जो जॉब है वो ऑफिस जॉब है। आपका काम क्या होगा कि आप दूसरे डिपार्टमेंट से जो कम्युनिकेशन आएंगी उनकी फाइलिंग करना, उनकी नोटिंग करना, उनकी ड्राफ्टिंग करना, आपका काम होगा। बेसिकली जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो यू आर ट्रेन्ड टू डिस्क्राइब द ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इन ब्रीफ एंड प्रिसाइज फॉर्मेट। इसको हम नोटिंग और ड्राफ्टिंग भी कहते हैं।
इस स्किल को यूज़ करके आप क्या करेंगे, 15 से 20 लेटर डेली आप बनाएंगे। लेटर्स क्या होते हैं, जब गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री दूसरी मिनिस्ट्री से कम्युनिकेट करती है तो लेटर्स के थ्रू करती है। जब भी ये लेटर्स आते हैं तो आपको अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से रेस्पॉन्स भेजना पड़ता है। वो रेस्पॉन्स बहुत ही प्रिसाइज और ब्रीफ होना चाहिए। ये चीज़ आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। ब्रीफली समझें तो जितनी भी फाइलें आती हैं वो अब प्रोसेस करके अगले सीनियर लेवल पर पहुंचाना, लाइक सेक्शन ऑफिसर, डायरेक्टर के लेवल पर पहुंचाना। पार्लियामेंट से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिलेटेड, उनके जवाब तैयार करना, उनको आगे भेजना। पब्लिक ग्रीवियंसेस को हैंडल करना, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, आरटीआई की जितनी क्वेरी आती है वो देखना, और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जितनी जॉब्स हैं वो भी देखना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ASO FHQ पार्लियामेंट से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हैंडल करता है। तो ASO FHQ एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएट लिंक बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड AFHQ इन शॉर्ट। तो जितनी भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की होती हैं और जितनी भी मतलब पॉलिसीज़ हैं या फिर जितनी भी प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड, ASO FHQ उसमें एक इंटरमीडिएट लिंक की तरह काम करता है। उसका काम होता है कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में कोऑर्डिनेट करना और उन पॉलिसीज़ को सही से इम्प्लीमेंट कराना। और इसके अलावा क्या होगा कि आपके पास मिनिस्ट्री से रिलेटेड अदर काम भी होंगे। आपके सीनियर्स जो आपको काम बताएंगे वो भी आपको करने पड़ते हैं, अपने सीनियर को असिस्ट करना पड़ता है मिनिस्ट्री की रिपोर्टिंग में। तो ब्रीफली आपने देखा कि ASO FHQ की जॉब एक ऑफिस जॉब है जिसमें आपको फाइलिंग, नोटिंग, ड्राफ्टिंग की ही टेक केयर करनी होती है। अब जानेंगे दोस्तों ASO FHQ ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग डिफेंस हेडक्वार्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होती है। 6 वीक की ट्रेनिंग है। 2 पार्ट में डिवाइड होती है दोस्तों ये ट्रेनिंग। सबसे पहले तो आपकी 6 वीक में 5 वीक की जो ट्रेनिंग होगी उसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स बताए जाते हैं। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ASO बताई जाती है। CCS रूल्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल बताए जाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट के। ऑफिशियल नोटिंग, ड्राफ्टिंग जैसा मैंने पहले आपको बताया वो सिखाया जाता है। फाइलिंग की फॉरवर्ड बैकवर्ड रेफरेंस सिखाई जाती है। RTI प्रोसेस सिखाया जाता है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जितनी भी वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं वो आपको बताई जाती हैं। मेडिटेशन, योगा, मोटिवेशन क्लासेस, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर टोल्ड टू यू। और इसके अलावा आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग, ये सब भी आपको। अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेनिंग एक स्टडी टूर होता है 7 दिनों का। इस स्टडी टूर में आप नॉर्थ ईस्ट रीजन या भारत के किसी भी एक हिस्से में आप ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि मतलब वहाँ किस तरीके का लैंडस्केप है, किस तरीके के लोग हैं। एक मिलना जुलना होता है भारत के अलग अलग लोगों से 7 दिन के लिए। इसको हम विलेज दर्शन भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक डिफेंस सब स्टेशन की विजिट आपको कराई जाती है। इसमें आपको समझाया जाता है कि जिस आर्मी के लिए आप हेडक्वार्टर्स में बैठ के काम कर रहे हैं उनका काम आखिर क्या है। आपका जो आप काम कर रहे हैं वो उनकी जॉब को डेली कैसे अफेक्ट करता है। आप ये भी समझेंगे कि हाउ सेंसिटिव इज़ योर जॉब विद रिस्पेक्ट टू द आर्मी वर्किंग इन द बैटल फील्ड। और अगर आप अपने काम में कोई डिले करते हैं तो वो आर्मी की बैटल पे, बॉर्डर फ्रंट पे किस तरीके से परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है, ये भी आपको समझाया जाएगा। तो बेसिकली यू विल गेट अ ग्लिम्स दैट हाउ क्रूशियल योर जॉब इज़ विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेज। दोस्तों ये थी ट्रेनिंग की जानकारी। अब हम जानेंगे ट्रांसफ़र की कि क्या ट्रांसफ़र मिलता है ASO FHQ को। दोस्तों अगर आपको दिल्ली से बाहर ट्रांसफ़र चाहिए तो मैं कहूँगा नहीं मिलता है। देयर इज़ नो ट्रांसफ़र आउट ऑफ दिल्ली। सिर्फ इंटरनल ट्रांसफ़र होता है 6 साल बाद, वो भी रोटेशनल बेसिस पे होता है। अगर आप सपोज़ आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्ट हुए हैं तो 6 साल बाद आप नेवी में जाएंगे या फिर एयरफोर्स में जाएंगे या DRDO हेडक्वार्टर्स में जाएंगे। दिस इज़ आफ्टर 6 ईयर्स ऑन रोटेशन बेसिस। पर अगर आप आउट ऑफ दिल्ली ट्रांसफ़र चाहते हैं तो वो नॉट अलाउड। क्लियर। ये एक अच्छी चीज़ भी है, बट अगर आप चाहते हैं ट्रांसफ़र तो ये एज अ नेगेटिव भी देखा जाता है। इसके अलावा भी आप डेप्यूटेशन या NOC बेसिस पर आप कहीं जैसे कि डिफेंस सब स्टेशन होते हैं इंडिया में वहाँ भी जा सकते हैं, बट दैट ओनली डिपेंड्स कि वहाँ वैकेंसी है कि नहीं। इसके चांसेस मिनिमम ही होते हैं। ऑन द ब्रीफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट ट्रांसफ़र इज़ नॉट अलाउड। तो दोस्तों ये थी वीडियो नंबर 1 की कंप्लीट जानकारी, जिसमें मैंने आपको बताया ASO FHQ की जॉब प्रोफाइल, उसकी ट्रांसफर, उसकी ट्रेनिंग की जानकारी। इसकी अगली वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा ASO FHQ की सैलरी डिटेल्स, उसके प्रमोशंस, उसकी हायरार्की के बारे में। तब तक मुझे लिखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, क्या इंप्रूवमेंट्स चाहिए आपको, और इसके बाद ASO FHQ के बाद मैं अगली कौन सी प्रोफाइल आपके लिए डिस्कस करूँ।
तब तक सरकारी गाइड के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सरकारी गाइड की ये यूजफुल इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।